हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। एमपी सेट के एग्जाम के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, तो आपने यदि अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म को फिल कर दीजिए। यूजीसी नेट दिसंबर की एग्जाम डेट भी नज़दीक आ रही है। 31 दिसंबर से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा को डाउनलोड कर लें। वहाँ पर जो दिवाली ऑफर चल रहा है उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज की वीडियो की यदि अपन शुरुआत करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन है अपना, शाम का जो 9 बजे का सेशन है जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर है। एक वीडियो जल्दी अपन लेकर आ रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनते हैं, क्या इसके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो चाहिए। तो आज की वीडियो में जो अपन पिछला जो पेपर सॉल्व कर रहे थे इसी को लेकर अपना जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस पर अपन बात करेंगे और काफ़ी नेक्स्ट लेवल पर ये जो वीडियो जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की कि जो पहला क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल ऑफ द डेवलपिंग एरिया, पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो वैसे तो फैक्ट है डायरेक्ट, इसमें आप लोगों को आंसर देना है कि पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया, विकासवादी जो है ये इस पुस्तक की यहाँ पर किसने रचना की है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें अगर अपन बात करें तो आलमंड और कॉलमैन, आलमंड और कॉलमैन के द्वारा ये पुस्तक रचित की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आलमंड और कॉलमैन। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस का अपने को डायरेक्ट बुक्स हैं जो उनकी अपने को एक छोटी सी नोटबुक भी बनानी है जिसमें किस राइटर ने कौन सी किताबें लिखी। जैसे विचारक हैं उनकी तो काफ़ी बुक्स हो जाती हैं, 5 से 10 बुक्स हो जाती हैं, तो वहाँ पर आप एक अलग पेज में लिखें। और जो सिंगल बुक्स हैं उनको आप एक साथ अलग अलग जो राइटर हैं उनको लिखते रहें। तो पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया, तो इसके जो लेखक हैं वो आलमंड और कॉलमैन हैं। जब मैंने मेरा खुद का यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम दिया था उसमें जब मैंने ये तैयारी की थी तो मैंने बुक्स को लेकर अपनी एक अलग डायरी बनाई थी। तो आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं कि बुक्स की जो डायरी बनेगी उसके अंदर जैसे मान लो प्लेटो की जो पुस्तकें हैं या अरस्तु की पुस्तकें हैं या भारतीय विचारक हैं, तो प्लेटो की जैसे 10 पुस्तकें हैं तो मैंने एक पेज पर सारी पुस्तकें यहाँ पर लिखी, अरस्तु की लिखी, भारतीय विचारकों की लिखी। तो ऐसे जो भी अपने लगभग 18 के करीब अपने जो विचारक थे उसमें मैंने इन पुस्तकों को वहाँ पर अलग अलग वहाँ पर डिवाइड किया और अलग अलग पेजों में इसको लिखा। और जैसे मान लो कि अपन बात करें व्यवहारवाद में जितने भी विचारक हैं उनकी बुक्स हैं वो अलग पेज पर लिखी, उत्तर व्यवहारवाद की अलग पेज पे लिखी, या जो समाजवादी विचारक हैं, समतावादी विचारक हैं या विचारधाराओं को लेकर जिन्होंने, तो उनको अलग अलग बुक्स को मैंने वहाँ पर लिखा और उसके अकॉर्डिंग मैंने उस चीज़ को बार बार पढ़ा, तो जिससे वो बुक्स मुझे याद हो गई। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है आप लोगों के लिए बुक्स याद करने का। चलिए अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर अपन बात करें तो ये जो तीनों कथन है वो ग्रामशी को लेकर है। तो ग्रामशी के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, जो ग्रामशी हैं ये नव जो है मार्क्सवादी हैं। ग्रामशी मार्क्स के विचारों को आगे बढ़ाते हैं और इन्हें नव मार्क्सवादी कहा जाता है। तो इन्होंने जो इतिहास की जो व्याख्या की थी कार्ल मार्क्स ने, उसी को अपना आधार बनाया। और इन्होंने भी ये कहा कि समाज में जो वर्ग होते हैं उनका जो कारण है वो आर्थिक है। जो विषमता जो पाई जाती है उस विषमता का जो कारण है वो कारण आर्थिक है। तो यहाँ पर अपन के कथनों की अगर बात करें तो इसमें भी उन्होंने वही पूंजीवाद और साम्यवाद को लेकर अपने विचार दिए हैं। तो ग्रामशी शासक वर्ग की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता पर अधिक बल देता है। तो देखिए यहाँ पर ग्रामशी को इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ग्रामशी जो है वो आर्थिक विचारक है। तो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता पर बल देता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ग्रामशी के अनुसार वर्ग व्यवस्था केवल असमान आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पर आधारित है। तो कार्ल मार्क्स भी यही कहते हैं कि आर्थिक आधार पर समाज में वर्ग बने, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। ग्रामशी का कहना है कि नागरिक समाज द्वारा ही पूंजीवादी वर्चस्व के मूल्यों और मान्यताओं का प्रसार किया जाता है। तो बिल्कुल ये जो ऑप्शन है ये सही हो जाएंगे, सेकंड और थर्ड जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएंगे। तो कौन सा कथन सही है, तो सेकंड और थर्ड जो है वो सही है। तो ग्रामशी समाज द्वारा ही पूंजीवादी वर्चस्व के मूल्यों और मान्यताओं का प्रसार किया जाता है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विकास के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है। तो देखिए अगर अपन यहाँ पर चर्चा करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रेडरिक लिस्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है, तो अपन यहाँ पर बात करें रिकार्डो जो अर्थशास्त्री थे, स्मिथ जो भी अर्थशास्त्री थे और माल्थस, इनके द्वारा यहाँ पर जो है परंपरागत दृष्टिकोण का समर्थन किया गया। तो परंपरागत जो दृष्टिकोण है वो मूल्यों का समर्थन करता है। और रिकार्डो का जो अर्थव्यवस्था को लेकर जो सिद्धांत था जिनको कार्ल मार्क्स ने अपने विचारों का आधार बनाया,
तो ये भी यहाँ पर काफी फेमस रहा है। तो कई बार एग्जामिनर पूछता भी है कि कार्ल मार्क्स के विचारों का जो आधार है, आर्थिक आधार, तो वो रिकार्डो के विचार हैं और स्मिथ के विचार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यदि अगर आपने एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो ये सेशन है इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि बेंथम को लेकर है, तो बेंथम की अगर हम चर्चा करें तो बेंथम कैसे विचारक थे, तो हमें पहले तो ये ध्यान रखना है। तो ये एक तो उपयोगितावादी विचारक हैं, बेंथम उपयोगितावादी विचारक हैं। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया वो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत दिया गया। और इनका एक जो कथन था वो ये भी था कि मनुष्य सुखों की तरफ भागता है, सुखों के नजदीक, और दुखों के दूर भागता है। तो ये सिद्धांत जो इनका सुखवादी सिद्धांत कहलाता है, सुखवादी, कि मनुष्य का अंतिम उद्देश्य क्या है, सुख प्राप्त करना है। तो यहाँ पर अगर अपन इनके कथनों की बात करें कि बेंथम का मानना था कि मनुष्य उपयोगितावाद की अधिकाधिक, कि मनुष्य उपयोगिता की अधिकाधिक वृद्धि करते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। बेंथम महिलाओं के मताधिकार पर पुरजोर समर्थन करते हैं, नहीं, इन्होंने महिलाओं के मताधिकार का विरोध किया है। बेंथम नहीं चाहते थे कि महिलाओं को मताधिकार दिया जाए। और दार्शनिक उग्रवादी बेंथम के अनुयायी थे। तो इसमें पूछना है कि कौन सा कथन सही है, तो केवल 1 और 3 कथन सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर विरोध आ जाता तो ये कथन भी अपना सही हो जाता। तो ये बेंथम के बारे में 2 कोट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, कौन सा देश अध्यक्षात्मक व संसदीय प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो सबसे पहले बात करें कि क्या होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ऐसी शासन प्रणाली जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का सर्वे सर्वा होता है, या हम कहें संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति करता है। तो ऐसी शासन व्यवस्था को अपन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। और अमेरिका, अगर केवल अध्यक्षात्मक की बात करें तो अमेरिका दुनिया का सबसे बेस्ट उदाहरण है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का। वहीं दूसरी अपन बात करें पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली, तो इसमें एक तो जो कार्यपालिका का जो वास्तविक मुखिया होता है वो अलग होता है, और एक होता है नाम मात्र का। एक तो नाम मात्र का शासक होता है और एक वास्तविक शासक होता है। तो नाम मात्र का शासक, जैसे भारत में अगर अपन बात करें या ब्रिटेन में बात करें, तो ब्रिटेन में तो राजा होता है और भारत में राष्ट्रपति होता है। वहीं वास्तविक की अगर बात करें तो दोनों में प्रधानमंत्री होता है। तो यदि संसदीय शासन व्यवस्था का विश्व में जनक कहें तो ये इंग्लैंड है, और अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो जापान है। तो विश्व में जो सर्वश्रेष्ठ 2 शासन व्यवस्थाओं के उदाहरण यहाँ पर अपन बात करें तो संसदीय शासन व्यवस्था के जो जनक हैं विश्व में इंग्लैंड और यहाँ पर जापान। भारत में भी जो शासन व्यवस्था है वो संसदीय शासन व्यवस्था है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्रणालियां पूछी है, तो यहाँ पर फ्रांस फ्रांस हो जाएगा राइट आंसर, जहां अध्यक्षात्मक और संसदीय दोनों का मिश्रण पाया जाता है। भारत संसदीय है, इंग्लैंड संसदीय है, और कनाडा है संघात्मक शासन व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वीं लोकसभा, काफी अच्छा क्वेश्चन था और ये करंट से संबंधित क्वेश्चन था। 16वीं लोकसभा के निर्वाचन में मतदान प्रतिशत कितना था। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो 16वीं का था ये मतदान प्रतिशत 66.4% था। यहाँ पर 66.4% मतदान यहाँ पर हुआ था। अगर हम बात करें इसके बाद 17वीं लोकसभा हो गई, और वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है 18वीं लोकसभा चल रही है। 543 सीटों के लिए चुनाव हुए थे और कांग्रेस ने यहाँ पर 99 सीटें जीती थी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 65.79 जो है वो 18वीं लोकसभा का मतदान प्रतिशत है, जो पिछले मतदान प्रतिशत से अपन बात करें 1.61% ये कम रहा है। तो ये दोनों फैक्ट्स आप ध्यान रखना, क्योंकि 2025-26 में जो एग्जाम होगा यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का या किसी भी जो एग्जाम का, तो उसमें ये ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो 18वीं लोकसभा का अगर पूछ ले तो 65.69 है, और जो पिछले उससे है 1.61 यहाँ पर कम रहा है मतदान प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, विचार दिए गए हैं और किसने कौन सा राजनीतिक विचार दिया है। तो देखिए अपन अगर बेसिक बात करें सामाजिक समझौता विचारक, तो यहाँ पर जो सामाजिक समझौता विचारक हैं ये हॉब्स हैं। हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों सामाजिक समझौतावादी विचारक हैं। वर्ग संघर्ष की अवधारणा पीछे अपन ने बात की थी, मार्क्स द्वारा दी गई है। और मैकियावली द्वारा सीजर बोर्गिया का राज्य शिल्प, इनका जो हीरो है वो है। और जेएस मिल द्वारा दिया गया है महिला मताधिकार एवं श्रमिक सहकारी संस्थाओं की स्थापना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर अपन बात करें पहले का 4 इन दोनों में है, दूसरे का जो है
हॉब्स का 1। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 4, 1, 2 और 3, बिल्कुल ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। तो देखिए, अगर उत्तर व्यवहारवाद बात करें तो एक विचारधारा आई थी व्यवहारवाद, एक विचारधारा आई थी व्यवहारवाद, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ क्या, दुनिया के नक्शे पर नए नए देश, कंट्रीज का उदय हुआ। अब ये देश क्या थे कि ये धीरे धीरे इनमें जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हुई, संविधान के माध्यम से शासन स्थापित हुआ, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो समाप्त होती गई, सैनिक तख्तापलट होते गए। तो ऐसे समय में दुनिया के सामने ये आया कि परंपरागत जो दृष्टिकोण है ये इतना उपयोगी नहीं है राजनीति विज्ञान की दृष्टि से। तो यहाँ पर अब चर्चा हुई कि मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो डेविड ईस्टन है, इनको व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। तो इन्होंने केवल तथ्यों पर बल दिया, इन्होंने केवल तथ्यों पर बल दिया, मूल्यों को इन्होंने अवॉइड किया। तो अब ऐसी स्थिति में मूल्यों को भी यहाँ पर अपनाना जरूरी है। तो यहाँ पर मूल्यों को अपनाने के लिए उत्तर व्यवहारवाद का जो प्रवृत्ति है सुधार है, तो सॉरी व्यवहारवाद का जो प्रवृत्ति है सुधारात्मक, तो उसे उत्तर व्यवहारवाद कहा गया, उसे उत्तर व्यवहारवाद कहा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद के खतरे के रूप में, बिल्कुल गलत है। व्यवहारवादी शोध के प्रसार के रूप में ये सही है। परंपरागत दृष्टिकोण की समालोचना नहीं है। संरचनात्मक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में, तो राइट आंसर हो जाएगा ये व्यवहारवादी शोध के प्रसार के रूप में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो देखिए 2 जून 2014, 2 जून 2014 भारत के नक्शे पर एक नए राज्य का उदय हुआ, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। और इसकी जो लोकसभा विधानसभा की कुल सीटें हैं वो 119 हैं। तो ये डायरेक्ट ध्यान रखना, 119 सीटें हैं जो तेलंगाना विधानसभा की हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, जब वार्नाकुलर टैक्स एक्ट पारित किया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय ध्यान रखना, जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड लिटन थे। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिटन। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन? लॉर्ड लिटन, 1878, 1878। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो आज के वीडियो में अपन इतनी ही चर्चा करेंगे। तो काफ़ी अच्छा सेशन रहा, सेशन को शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। आपके जो भी सवाल होते हैं आप कमेंट्स के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। और यदि आप यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स के लिए आप लोगों का ये सेशन बहुत उपयोगी है। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और अपना विश्वास बनाए रखिए। धन्यवाद।